Good morning, students. This is Srishti Upadhyay, Faculty of Praxis विद्यापीठ रुधौली। बच्चों, आज हमको पढ़ना है नेक्स्ट फाइलम के बारे में। फाइलम एस्केल हेलमिन्थ के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है और अब हमको पढ़ना है जो कि बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड है, सबसे अलग। पहली बार बहुत सारी चीज़ें आपको डिफरेंट दिखेंगी और उस फाइलम का नाम है बेटा फाइलम एनिलिडा। यहाँ से चीज़ें मुझे लगता है जहाँ तक कि आपको और भी ज़्यादा समझ में आएंगी, क्योंकि इन सारे ऑर्गेनिजम्स को जो भी फाइलम एनिलिडा में आते हैं उनको आप लोगों ने लगभग डेली लाइफ में देखा होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक बार पहले देख लेते हैं एस्केल हेलमिन्थ के बारे में, फिर इसको स्टार्ट करते हैं। फाइलम एस्केल हेलमिन्थ में मैंने आपको क्या बताया था कि उनको राउंड वर्म्स कहते हैं। सबसे पहले हम लोग फाइलम के नाम से अटैच करते थे इंट्रोडक्शन को। फाइलम के नाम से ही इंट्रोडक्शन हम लोग निकाल लेते थे, राउंड वर्म क्यों उसको कहा जाता था। फिर सिमेट्री देखते थे, बाहर से कैसा देखने में है, अंदर से कैसे है, डाइजेशन कैसा है, रेस्पिरेशन कैसा है। ठीक है, तो हमने देख लिया था कि बाहर से देखने में वो राउंड उनकी बॉडी दिखती है, अंदर से अगर उनका हम सेक्शन काटेंगे एनाटॉमी तो ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, लेकिन स्यूडोसीलोम पाया जा रहा था। सीलोम सही मायने में नहीं था उनमें। बात करें अगर हम लोग सिमेट्री की, तो कैसे सिमेट्री थी बेटा? बाइलेटरल सिमेट्री थी। एस्केल हेलमिन्थ की बात हो रही है, आप लोग अभी कंफ्यूज नहीं होना है। फिर अगर देखें डाइजेशन की, तो डाइजेशन ठीक ठाक था, उनमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जा रहा था, माउथ और एनस दोनों चीज़ें प्रेजेंट थी। रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन कुछ स्पेशल नहीं था। अगर बात करें लोकोमोशन की, तो लोकोमोशन कैसे हो रहा था बेटा? सकर्स पाए जा रहे थे उनके अंदर ना, और बॉडी के मसल्स के थ्रू वो लोग चलते थे। साथ ही साथ अगर देखें रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन में आपको अलग चीज़ दिखाई दी थी। बाई सेक्सुअल नहीं थे वो लोग, यूनिसेक्सुअल थे। मेल फीमेल क्या था? अलग अलग था। मेल जो होता था छोटा होता था, फीमेल बड़ी होती थी, है ना। फीमेल की बॉडी सीधी सीधी होती थी और मेल की बॉडी थोड़ी सी राउंडेड होती थी। एग्जाम्पल में हमने देखा था वुचरेरिया, एस्कैरिस एंड हुकवर्म्स। ठीक है, तो ये सारे हमारे एस्केल हेलमिन्थ के बारे में हो गए। अब आज का जो टॉपिक है एनिलिडा। एनिलिडा सबसे पहले इसका अगर इंट्रोडक्शन देखें तो इसे हम लोग एनिलिडा क्यों कहते हैं। ठीक है, तो नोट करते चलिएगा, जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि हमको यहाँ पे नोट करना चाहिए। सबसे पहले अगर देखा जाए एनिलिडा टर्म को किसने दिया था, तो बेटा एक साइंटिस्ट हैं, आपने सुना होगा। उन्होंने इवोल्यूशन के बारे में भी बहुत सारी बातें बताई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, लैमार्क। ठीक है, तो इस टर्म एनिलिडा को किसने दिया था? लैमार्क ने दिया था। ठीक है, अब एनिलिडा का मतलब क्या होता है? अगर इतना वर्ड हम लोग देखें तो एनिलिडा से हमको एक चीज निकल के आता है, एनुलस। क्या निकल के आता है? एनुलस। और एनुलस मीन्स होता है बेटा रिंग्स या छल्ले। ठीक है, एनुलस मीन्स क्या होता है? रिंग्स या छल्ले। और कुछ बुक्स में आपको मिल सकता है बेबी रिंग्स लिखा रहता है, तो कुछ नहीं कंफ्यूज होना है। रिंग्स या छल्लों का मतलब क्या होता है? सर्कुलर स्ट्रक्चर बॉडी पर पाया जाना। तो ये पहला ऐसा डिस्टिंक्ट फाइलम है, पहला ऐसा सबसे बड़ा फाइलम आपको दिखेगा जिसमें एनिमल्स के बॉडी पर क्या होती है? ऐसे रिंग्स पाई जाती है। अगर ने आपने आसपास अर्थवर्म देखा होगा तो उसको पास से जाके देखिएगा, या जब भी बारिश का सीजन आएगा तो आप देखिएगा उनकी बॉडी पे क्या होता है? ऐसे सेगमेंटेशन होता है, और इन सेगमेंटेशन को क्या कहा जाता है बेटा? एनुलस या रिंग्स कहा जाता है। तो इसलिए इस फाइलम का नाम क्या पड़ गया? एनिलिडा पड़ गया। तो मुझे लगता है आप लोगों को इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे लिखा गया है सबसे पहला नोन एज सेगमेंटेड वर्म्स। सेगमेंटेड वर्म्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि बॉडी पर सेगमेंट्स है। सेगमेंट्स मीन्स रिंग्स हैं या एनुलस हैं। ठीक है, आप समझ गए ना एनिलिडा से क्यों इसको रिलेट किया गया। सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने एनिलिडा नाम को दिया था? तो लैमार्क ने दिया था। अब ये तो बाहर का स्ट्रक्चर हो गया ना, बाहर से बॉडी कैसी है? इलोंगेटेड है, लॉन्ग है। ठीक है, आप एक्सटर्नल स्ट्रक्चर लिखते हो ना सबसे पहले, इंट्रोडक्शन के बाद हैबिटेट, हैबिटेट के बाद लिखते हो आप लोग एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। तो मैं पहले एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बता दूं तो कैसी बॉडी है? सेगमेंटेड बॉडी है और लॉन्ग है और इलोंगेटेड है। बात करें हैबिटेट की तो एक्वेटिक एंड मॉइस्ट सॉइल। ठीक है, एक्वेटिक एंड मॉइस्ट सॉइल के अलावा बेटा इनकी एक और हैबिटेट होती है, एक जगह पे और इनका रहने का आदत होता है। कहाँ पे? कुछ जो एनिलिडा के ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो पैरासाइट नेचर के होते हैं, पैरासिटिक होते हैं। पैरासिटिक मीन्स होस्ट की बॉडी पर रहते हैं। ठीक है,
तो उनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। अभी मैं आपको इसका कुछ क्लास भी बता दूंगी, फिर आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ एनिमल्स क्या होते हैं, एक्वेटिक, पानी में रहना पसंद करते हैं। ज़्यादातर जो होते हैं वो गीले जगह पे, मॉइस्ट जगह पे रहना पसंद करते हैं। एंड सम क्या होंगे, पैरासाइट्स होंगे। जैसे लीच, लीच का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिसे जोंक कहते हैं। तो क्या होती है, पैरासाइट होती है ना। आपने देखा होगा अगर जानवर वानवर तालाब में जाते हैं नहाने के लिए, नहा करके वहाँ से निकलेंगे तो क्या होता है, उनकी बॉडी पे कुछ ऐसा टाइप का ऑर्गेनिज्म चिपक जाता है और उसे क्या कहते हैं हम लोग, पैरासाइट्स कहते हैं। और वो लीच होती है, एनालिडा की एनिमल है वो, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन और एक्सटर्नल कैरेक्टर हम लोग देखें तो इंट्रोडक्शन मीन्स एनुलस है। एनुलस मतलब एनालिडा से एनुलस बना है, रिंग्ड बॉडी है, बॉडी पर रिंग्स पाए जा रहे हैं, सेगमेंट्स पाए जा रहे हैं, इसी नाते इसका नाम एनालिडा, ठीक है। बाहर से देखने में लॉन्ग है, एलोंगेटेड है शरीर इनका। हैबिटेट जो है बेटा एक्वेटिक होता है, मॉइस्ट होता है एंड पैरासाइट होता है। अगर बात करें इंटरनल स्ट्रक्चर की, एनाटॉमी की, तो एनाटॉमी में सबसे पहले लिखा हुआ सीलोमेट, पहला ऐसा फाइलम है जिसमें आपको सीलोमेट वर्ड मिल रहा है, ठीक है। सीलोमेट वर्ड मतलब क्या, मैंने सीलोम का मतलब आपको बार बार बताया है। सीलोम मतलब बॉडी कैविटी, ठीक है। अब बॉडी कैविटी का मतलब क्या होगा, तो आप अभी पहले से हेडिंग बनाओ एनाटॉमी, और एनाटॉमी में सबसे पहला पॉइंट आप लोग लिख लीजिए ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। तब ज़्यादा आपको समझ में आएगा सीलोम वाला कॉन्सेप्ट। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब आप लोग समझते हो कि एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म, तीनों जर्म लेयर्स का पाया जाना, ठीक है। तो एनिलिडा पहला फाइलम आपको मिलेगा जिसमें सबसे अच्छे से, सबसे ज़्यादा डेवलप्ड तरीके से क्या होंगे, तीनों जर्म लेयर्स प्रेजेंट होंगे। साथ ही साथ क्या है, अब एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म के बीच में जब कैविटी बनी होती है, सही मायने में खाली कैविटी जब दिखाई देगी तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा, हम लोग सीलोम कहेंगे। और ऐसा जिस एनिमल में होता है उसे कहा जाता है सीलोमेट, ठीक है। अब ये जो कैविटी खाली होती है तो बस खाली होना नहीं उसका काम है, उसके अंदर क्या फिल होता है, पानी भरा हुआ होता है। और वो पानी कहीं ना कहीं से बॉडी को सपोर्ट देता है, ठीक है, इनके बॉडी को चलने में या कुछ भी। बाहर से तो कोई स्केलेटन आपको दिख नहीं रहा है, बाहर से स्केलेटल सिस्टम तो दिख नहीं रहा है, तो अंदर से जैसे पॉलीथीन में भरा हुआ होता है पानी, तो वो बाहर से सपोर्ट देती है। पॉलीथीन टाइट रहता है ना जब तक पानी भरा होता है। तो ऐसे इमेजिन करिए कि बॉडी में क्या है, सीलोम है, सीलोम में पानी भरा हुआ है और वो किसी ना किसी तरह से इनके बॉडी को सपोर्ट देने का काम करता है। तो यहाँ फिगर में देख लीजिए, बाहर से क्या है, एक्टोडर्म है, बॉडी कवरिंग। इनर लेयर क्या होगी, एंडोडर्म होगा, है ना। फिर देखिए टिश्यू लेयर लाइनिंग सीलोम एंड सस्पेंडिंग इंटरनल ऑर्गन्स फ्रॉम मीजोडर्म। अब क्या होगा, मीजोडर्म जो है, मीजोडर्म ने क्या बना लिया है, सीलोम, सही से बॉडी कैविटी बना लिया है। और यही मीजोडर्म क्या होगा, बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन्स को भी बनाएगा। और देखिए सबसे लास्ट वाली लेयर जो होती है एंडोडर्म, वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, ठीक है, जिसे हम इनर लेयर बोलते हैं बॉडी की। तो पहली बार आपने क्या देखा एनाटॉमी में बेटा, सीलोमेट है। सीलोमेट मतलब बॉडी कैविटी पाई जा रही है एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में, उसमें वाटर फील्ड है, ठीक है। साथ ही साथ ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है, 3 जर्म लेयर्स पाए जाएंगे। बॉडी वॉल की बात करें तो बॉडी वॉल इनकी बेटा, जैसे बॉडी वॉल मतलब शरीर की जो लेयर होती है ऊपर से कैसे, तो बॉडी वॉल में सबसे पहले क्यूटिकल होता है, जैसे आपको देखने में लगेगा बड़ा लसलसा सा होता है केंचुआ, जोंक भी आप देखोगे कहोगे बहुत लसलसा होता है, कोई लेयर नहीं होती। तो लिख लीजिएगा बॉडी वॉल में सबसे पहले क्यूटिकल होती है। क्यूटिकल के बाद होता है बेटा एपिडर्मिस। क्यूटिकल मतलब CU मैं लिख दे रही हूँ, सबसे ऊपर वाली बॉडी लेयर जो होगी उसे क्यूटिकल कहेंगे। उसके बाद जो दूसरी लेयर होती है एपिडर्मिस, ठीक है। और तीसरी लेयर जो होती है मसल लेयर, ये कहीं ना कहीं इनके मूवमेंट में हेल्प करती है, ठीक है। तो ये बॉडी वॉल की बात हो गई। तो इस तरह से हमने क्या क्या पढ़ लिया, इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। सेगमेंटेड वर्म्स हैं, शरीर पर रिंग्स पाए जा रहे हैं, लॉन्ग इलोंगेटेड बॉडी है, ठीक है। कहाँ रहते हैं, एक्वेटिक जगह पे, पानी में पाए जाएंगे, मॉइस्ट प्लेसेस पर, गीले जगहों पे पाए जाएंगे। साथ ही साथ और कहाँ पाए जा सकते हैं, पैरासाइटिक नेचर के होते हैं या पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है। बात करें एनाटॉमी की, तो एनाटॉमी में क्या होगा बेटा, सीलोमेट है, सीलोम पाई जा रही है, बॉडी कैविटी पाई जा रही है। एंड अगर सेकेंड थिंग देखें हम लोग तो 3 जर्म लेयर्स हैं, तीनों जर्म लेयर्स सही से हैं, डेवलप टाइप के हैं, तभी तो पाया जा रहा है बॉडी कैविटी। बॉडी वॉल में आपने देख लिया कि क्यूटिकल है, फिर एपिडर्मिस है, फिर क्या है आपका मसल लेयर है, सबसे इनर लेयर जिसे हम लोग कह सकते हैं, जो सपोर्ट करता है इनका कहीं ना कहीं। नेक्स्ट अगर देखते हैं
कि इनके अंदर कैसा ऑर्गेनाइजेशन होगा। तो आपने इससे पहले वाले फाइलम में भी देखा था, एस्केल हेल्मिन्स में भी आपने देखा था कि ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिल रहा है आपको। तो एक बात ध्यान रखिएगा, आपको जो डेवलपमेंट, जैसे हम लोग लोअर टू हायर पढ़ रहे हैं ना, तो जो डेवलपमेंट आपको एक फाइलम में दिख गया तो वो डेवलपमेंट फिर आपको नेक्स्ट फाइलम में दिखेगा, ठीक है, ये तो जाहिर सी बात है। तो पिछले वाले में ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, तो इसमें भी ये चीज़ हम ऐसे ही कर सकते हैं कि इतना ज़्यादा डेवलपमेंट है तो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो पाया ही जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी एनाटॉमी में ये बात हम लोग ऐड कर लेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन कैसा है बेटा, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कैसा ऑर्गेनाइजेशन होगा, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन्स बनना स्टार्ट हो गए हैं। फिर अगर देखेंगे सिमेट्री कैसी होती है, तो सिमेट्री कैसी होगी बेटा, देख रहे हैं ना आप लोग, राउंड वॉर्म्स की तरह लगभग इनकी भी थोड़ी बहुत बॉडी है, तो ये भी बाइलेटरी सिमेट्री होती है। कैसे सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री। तो जो बातें स्लाइड में नहीं ऐड है तो मैं उसको बार बार बोल रही हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करके या रिवाइज करके सारी बातों को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। सिमेट्री कैसी है, बाइलेटरल सिमेट्री है, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स है, यानी कि तीनों जर्म लेयर्स पाए जा रहे हैं, सीलोमेट होते हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स फॉर क्लास 11th ऑल्सो, ठीक है, एक बार अगर आप पढ़ ले रहे हो। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, हम लोग एनाटॉमी वगैरह के बाद क्या पढ़ते थे, न्यूट्रिशन से रिलेटेड पॉइंट्स पढ़ते थे ना, तो यहाँ पे भी मैं आपको अब न्यूट्रिशन बताने जा रही हूँ। तो न्यूट्रिशन तो हेटेरोट्रॉपिक होगा, इस चीज़ से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हेटेरोट्रॉपिक ही होगा। फिर फिल्टर फीडर्स होते हैं, मीन्स ये वाटर में रहते हैं, जो भी, जैसे कुछ वाटर में रहेंगे, कुछ सॉइल में रहते हैं, गीली मिट्टी में। जैसे वाटर का एग्जांपल आपको भी मिलेगा नेरिस, ठीक है, ये मैरीन वाटर में रहता है, समुद्र में रहता है। कान खजूरा जैसी बॉडी होती है इसकी, ऐसे सेगमेंटेड बॉडी होगी। उसके बाद साइड साइड में बहुत सारा पैर जैसा हमको दिखाई देता है, लेकिन वो पैर नहीं होता है बेटा, पैरापोडिया उसको कहा जाता है, आप अपर क्लासेस में पढ़ोगे, ठीक है। तो नेरिस जो होता है ये भी फाइलम एनिलिडा का ऑर्गेनिज्म है और ये मैरीन वाटर में पाया जाता है, समुद्र में। जबकि अर्थवॉर्म जो है वो मॉइस्ट प्लेसेस पे, सॉइल पे, ज़मीन पे पाया जाता है। और बात करें अगर पैरासाइटिक नेचर की, तो पैरासाइटिक नेचर का कौन है, लीच है, जोंक जिसे हम लोग कहते हैं। तो देखिए फिल्टर फीडर्स पानी में जो रहेंगे वो तो होंगे ही। पैरासाइट्स, लीच आपके सामने एग्जाम्पल है। स्कैवेंजर्स एंड सैप्रॉप्स, सड़े गले चीज़ों को खाएंगे, साथ ही साथ कुछ चीज़ों को ऐसे ही डायरेक्टली भी खा सकते हैं, स्कैवेंजर जिनको कहा जाता है। तो आपके सामने कौन सा एग्जाम्पल है सैप्रॉप्स का, सड़ी गली चीज़ों को खाने के लिए बेटा, तो वो आपका अर्थवर्म है। फीडिंग नेचर कैसा होगा, कैसे खाएंगे, तो फीडिंग नेचर यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डेवलप्ड है, बहुत अच्छे से डाइजेशन इनमें होता है बेटा। तो देखिए फेरिंग्स यूज टू ऑब्टेन फूड, फेरिंग्स का यूज होता है फूड ऑब्टेन करने के लिए, साथ ही साथ माउथ भी प्रेजेंट होता है, अभी मैं आपको और अच्छे से बता दे रही हूँ। कार्निवोरस स्पीसीज हैव 2 और मोर शार्प जॉज, जो कार्निवोरस स्पीसीज होती हैं या जो हम कह सकते हैं ब्लड सक करती हैं, जैसे लीच होता है ना, तो उनके पास और भी सकर्स पाए जाएंगे, तो उसको हम लोग जॉ का यहाँ पे बता देते हैं, जॉ से कंसीडर कर रहे हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, जो भी ब्लड सक करते हैं, एक चीज़ लिख लीजिएगा कि ब्लड सक करने वाले एनिमल्स को सैंग्विवोरस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सैंग्विवोरस कहा जाता है। तो जो भी कार्निवोरस स्पीसीज होंगी उनके पास और भी शार्प यानी कि कह सकते हैं मजबूत जबड़े पाए जाते हैं। अब जबड़े मतलब ऐसा नहीं कि हम लोगों की तरह जबड़े या बड़े जानवरों की तरह, सकर के फॉर्म में जबड़े, चूसने वाली चीज़ों की तरह समझ लीजिए। अब यहाँ पे एक चीज़ और आप देख लीजिए, पहली बार डाइजेस्टिव सिस्टम में हमको देखने को मिलेगा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ये जो कैल्सीफेरस ग्लैंड्स देख रहे हैं ना, ये डाइजेशन में हेल्प करने वाली ग्लैंड है, जो कि आपको अर्थवर्म के अंदर दिखाई दे सकती है, ठीक है। तो पहली बार डाइजेस्टिव ग्लैंड हमको देखने को मिलता है। साथ ही साथ माउथ है, माउथ के बाद यहाँ पे ये हार्ट ब्रेन अभी हम नहीं देखेंगे, इसको हम नर्वस सिस्टम और उसमें पढ़ेंगे, क्या कहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। इशोफेगस जो है ये हमारे काम की चीज़ है, डाइजेशन में हेल्प करता है। और ये जो गिजर्ड है, ये जो क्रॉप है, इंटेस्टाइन है, ये इम्पॉर्टेंट है। इनके अंदर फूड को लेने के लिए, फूड को लेने का जो प्रोसेस होता है बेटा, उसको कहा जाता है गिजर्ड। जैसे माउस से इन्होंने फूड को ले लिया, यहाँ पे कैल्सीफेरस कुछ ग्लैंड्स हैं, साथ ही साथ जो अंदर ईसोफेगस के बाद वाला पार्ट होता है, जैसे हमारे अंदर है ना स्टमक है, लीवर है, सारा पार्ट होता है, तो इनके अंदर ईसोफेगस के बाद वाले पार्ट को क्रॉप कहा जाता है। फिर गिजर्ड, गिजर्ड में क्या होता है, फूड
की मिक्सिंग होती है। मतलब आपसे ये नीट में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्थवर्म में जो डाइजेशन की हैबिट होती है, दिस गिजर्ड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। गिजर्ड जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के प्रोस्पेक्टिव से कि अर्थवर्म में डाइजेशन कैसे होता है, किसकी हेल्प से होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका गिजर्ड। ठीक है, आप तुरंत बताओगे एनिलिडा के ऑर्गेनिजम्स में या अर्थवर्म में जो गिजर्ड होता है वो डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है। फूड मिक्सिंग का काम या फूड को तोड़ने का काम कौन करता है? गिजर्ड ही करता है। ठीक है, तो पहली बार आपको क्या देखने को मिला फाइलम एनिलिडा में? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स देखने को मिली। ये गिजर्ड वाला प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है ना। और अगर बात करें इनके बॉडी की तो हम देखेंगे ऐसे होता है, कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दे रही हूँ। जैसे सबसे पहले ऐसे पहला जो सेगमेंट होगा, सेगमेंट नहीं, किसी भी एनिमल, कोई भी आपको एनिलिडा का एनिमल मिलेगा तो पहले बाहर की तरफ ऐसे एक उभरा हुआ दिखेगा। पास से देखोगे तब, दूर से देखने पे तो नहीं दिखेगा। या बुक में देखोगे जिसमें ज़्यादा बढ़िया से दिया होगा तो उसमें भी दिख सकता है आपको। तो उसको कहा जाता है, ये जो बाहर वाला उभरा वाला पार्ट है बेटा, उसको बोला जाता है प्रोस्टोमियम। ठीक है, प्रोस्टोमियम। स्पेलिंग अब मैं यहाँ लिख नहीं सकती सारा, तो आप लोग गेस करके लिखिएगा, बाद में क्लास टाइम में मैं कंफर्म कर दूंगी। तो बाहर का निकला वाला पार्ट प्रोस्टोमियम। उसके बाद जो दूसरा सेगमेंट होता है, मैं आपको कुछ बेसिक सेगमेंट्स के बारे में बता दे रही हूँ। ठीक है, तो दूसरे सेगमेंट को बोला जाता है बेटा पेरिस्टोमियम। पहला सेगमेंट जो बाहर निकला हुआ है उसे प्रोस्टोमियम। दूसरा सेगमेंट जो होता है, अर्थवर्म का ही एग्जांपल लेके बता रही हूँ, तो उसे कहते हैं या नेरिस में या किसी भी स्पीसीज में, तो उसमें क्या होगा? पेरिस्टोमियम। पेरिस्टोमियम के अंदर ही माउथ पाया जाता है। माउथ जो प्रेजेंट है, ये दिख रहा है ना, तो ये सेगमेंट के हिसाब से अगर ऊपर देखोगे तो पहला सेगमेंट जो है पेरिस्टोमियम जिसे कहते हैं, उसी में पाया जाता है आपका माउथ। ठीक है, फिर ऐसे बहुत सेगमेंट हैं जो इंपॉर्टेंट है, वही मैं बता रही हूँ। पहला सेगमेंट जिसमें माउथ प्रेजेंट होगा उसे पेरिस्टोमियम। पेरिस्टोमियम के आगे जो भरा पार्ट है उसे प्रोस्टोमियम। किसी किसी एनिमल में प्रोस्टोमियम से ही क्या होगा? सकर्स निकले होंगे, पैरासाइट्स में या कार्निवोर्स में। पीछे जो सबसे लास्ट वाला सेगमेंट होता है उसे पाइजीडियम कहा जाता है बेटा, और उसमें एनस प्रेजेंट होता है। ठीक है, एनस आपको पता है एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। तो इस तरह से हमने डाइजेशन को देख लिया, किसकी हेल्प से होता है? गिजर्ड की हेल्प से होता है। ठीक है, और पहली बार डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पाई जा रही हैं। माउथ जो होगा वो पेरिस्टोमियम सेगमेंट में होगा, एनस जो होगा पाइजीडियम सेगमेंट में होगा। और अब हमको इसका नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना है, बहुत डिटेल में हम इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, कोई पॉइंट आपका छूट नहीं रहा है एनसीईआरटी के हिसाब से। अब जिसने ना देखा हो यहाँ पे देख सकता है, लीच देख लीजिए। वाटर में कभी अगर आप जा रहे हैं तालाब वाला में तो आपके साथ ऐसी घटना घट सकती है। ठीक है, ये सैंग्विओरस है, ये देखो उभरा हुआ इसके माउथ का प्रोस्टोमियम। सकर्स होते हैं, एक्स्ट्रा जॉज। ठीक है, इसकी हेल्प से ये क्या करता है? लोगों के बॉडी पे लग के उनके खून को चूसता है। ठीक है, सो देख लिया होगा आप लोग। अब हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन। दिस फिगर इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों के प्रोस्पेक्टिव से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा नहीं डिस्कस कर रही हूँ। यहाँ पे हम क्या देखेंगे? एक्सक्रीशन देखेंगे। एक्सक्रीशन जो होगा, डाइजेस्टिव बेसेज पास आउट थ्रू द एनस। जो डाइजेस्टिव वेस्ट होगा, यानी कि जो खाना खा लेते हैं तो वेस्ट एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। आपको पता है एनस कहाँ होता है? बॉडी के लास्ट सेगमेंट में, जिसे पाइजीडियम कहा जाता है। ठीक है, तो एनस के थ्रू डाइजेस्टिव वेस्ट बाहर चला जाता है। सेलुलर वेस्ट कंटेनिंग नाइट्रोजन इज पास्ड आउट बाय द नेफ्रीडिया। जो सेलुलर वेस्ट होता है, मतलब सेलुलर लेवल पे जो बहुत ही पतला पतला कह सकते हैं कि वेस्ट होगा, बहुत ही माइन्यूट वेस्ट होगा, वो बेटा नेफ्रीडिया के थ्रू बाहर निकलता है। नेफ्रीडिया को इन लोगों में सिंपल किडनी कहा जाता है। ठीक है, तो नेफ्रीडिया भी इनमें प्रेजेंट है। नेफ्रीडिया को सिंगल को हम लोग नेफ्रीडियम बोलते हैं। ठीक है, तो नेफ्रीडिया भी इन लोगों के अंदर प्रेजेंट होता है, एनिलिडा के एनिमल्स के अंदर। तो आप एक्सक्रीशन देख रहे थे। डाइजेशन देखिए, डाइजेशन कैसा होगा? एक्स्ट्रा सेलुलर होगा, टेक्स प्लेस इन इंटेस्टाइन। तो डाइजेशन जो होगा एक्स्ट्रा सेलुलर, यानी कि सेल के अंदर नहीं होता है, इंटेस्टाइन के अंदर होता है। और हेल्प कौन कर रहा है सबसे ज़्यादा? गिजर्ड। अब अर्थवर्म का अगर देखें हम, तो अर्थवर्म में सबसे पहले फूड माउथ से फेरिंग्स में, फेरिंग्स से इसोफेगस, इसोफेगस से क्रॉप में स्टोरेज होता है। ये देखो क्रॉप में स्टोरेज हो रहा है, यहाँ देख लो, माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, फिर क्रॉप एंड गिजर्ड। गिजर्ड मिक्स करने का काम करेगा। और डाइजेशन कंप्लीट कहाँ होगा? एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा बेटा? इंटेस्टाइन में। तो आप तुरंत इस पॉइंट्स को नोट कर लीजिए और समझ लीजिए कैसे डाइजेशन हो रहा है। फिर वेस्ट प्रोडक्ट बाहर कैसे निकलेगा? वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलता है थ्रू एनस, और जो सेलुलर वेस्ट होता है वो नेफ्रीडियम के थ्रू। नेफ्रीडियम अर्थवर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है,
आगे देखते हैं अब सर्कुलेशन कैसे होगा एनेलिडा के ऑर्गेनिजम्स में। तो देखिए, सर्कुलेशन क्लोज्ड ब्लड कंटेन इन वेसल, तो सर्कुलेशन इनमें बेटा प्रेजेंट होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब पहली बार सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिला, वो भी क्लोज टाइप का। आप कहोगे कि ये तो बहुत प्रिमिटिव टाइप के हैं, तो इनमें कैसे क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया गया? तो पाया गया है, ठीक है। अब ऐसा नेचुरल है, ऐसा सारे लोग पढ़ते आ रहे हैं, तो हमको भी पढ़ना पड़ेगा। इनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाएगा। अभी आगे फाइलम्स में आपको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिल सकता है। सो डोंट बी कंफ्यूज नहीं होना है, बस अब पढ़ना है तो पढ़ना है। ब्लड वेसल्स इनके अंदर पाई जाती हैं, उसके थ्रू ब्लड का इधर से उधर ट्रांसपोर्टेशन होता है। आप देख लीजिए, हार्ट्स हैं, हार्ट इनमें 4 से 5 पेयर में ट्यूब्यूलर हार्ट पाया जाता है, ठीक है। ट्यूब्यूलर हार्ट पाया जाता है, याद रखिएगा, ट्यूब्यूलर हार्ट पाया जाता है एनेलिडा के ऑर्गेनिजम्स में। पहली बार आपको हार्ट देखने को मिल रहा है, और 4 से 5 के नंबर में हार्ट पाया जाता है। और वेसल्स होते हैं, कैपिलरीज का नेटवर्क होता है, जिसके थ्रू ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरे जगह पे होता है। तो पूछा जाए सर्कुलेशन कैसा है, तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट प्रेजेंट है, ट्यूब्यूलर हार्ट 4 से 5 की संख्या में, और कैपिलरी के नेटवर्क भी हैं, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट। अब देखेंगे बेटा रेस्पिरेशन। तो एक्वेटिक जो होंगे ब्रीथ थ्रू गिल्स, कुछ के अंदर गिल्स पाया जाता है। लैंड ड्वेलर्स जो जमीन पर रहते हैं, डिफ्यूजन थ्रू स्किन। ज़्यादातर जो अर्थवर्म वगैरह है ना, जो केंचुआ है या जो जमीन पे मॉइस्ट प्लेसेस पे रहता है, तो उसके अंदर ज़्यादातर डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होता है। स्किन के थ्रू ही O2 का लेना एंड CO2 का बाहर निकाल देना होता है, ठीक है। और चूंकि इनके बॉडी से म्यूकस निकलता रहता है हमेशा, चिपचिपा सा पदार्थ, आपको पता है। तो जो ये भी म्यूकस भी क्या करता है, इनके शरीर को रेस्पिरेशन में हेल्प होती है इनसे, ठीक है। तो सिंपल सा देख लेंगे, ज़्यादातर रेस्पिरेशन कैसा होगा, स्किन के थ्रू ही O2 का इनटेक एंड CO2 का गिव आउट स्किन के थ्रू होता है। इसी नाते ऐसे टाइप के रेस्पिरेशन को कुटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर स्किन के थ्रू, इसीलिए कुटेनियस रेस्पिरेशन कहेंगे। और कुछ के अंदर कैसे होगा, थ्रू, किसके थ्रू होगा, थ्रू गिल्स। अब आ जाते हैं नर्वस सिस्टम पे। तो नर्वस सिस्टम कैसा होगा, बेस्ट डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स इन फ्री लिविंग एंड मैरीन ऑर्गेनिज्म। बहुत अच्छे से सेंस ऑर्गन डेवलप्ड होते हैं, चाहे फ्री लिविंग हो चाहे मैरीन ऑर्गेनिज्म हो। वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इनके अंदर ब्रेन भी देखने को मिलेगा, स्पाइनल कॉर्ड भी। पहला वाला फिगर आप लोग देखिएगा, ये देखिए यहाँ पे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, नर्व कॉर्ड, ठीक है। तो पहला ऐसा फाइलम जहाँ पे ब्रेन और नर्व कॉर्ड देखने को मिल रहा है। आगे देखेंगे 2 और मोर पेयर्स ऑफ आईज भी प्रेजेंट हैं। सेंसरी टेंटिकल्स पाए जाते हैं, केमिकल रिसेप्टर्स एंड स्टेटोसिस्ट भी पाए जाते हैं, जिससे बॉडी ग्रेविटी को डिटेक्ट करती है, आसपास की चीज़ों को फील कर लेती है। आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म बेटा, रिप्रोडक्शन कैसे होगा। तो रिप्रोडक्शन मोस्टली सेक्सुअली होता है, ज़्यादातर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। सम यूज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड हैव सेपरेट सेक्सेस। कुछ जो होते हैं वो तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं। अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन उन्हीं में होगा जिसके पास सेक्स ऑर्गन कैसे होंगे, सेपरेट होंगे, मेल फीमेल अलग अलग पाया जाएगा, तभी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है। ज़्यादातर क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं अर्थवर्म, केंचुआ जो होता है, लीच जोंक जो होती है, ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं बेटा। मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही बॉडी में प्रेजेंट होता है, तो उसको हम लोग हर्माफ्रोडाइट कहते हैं, ठीक है। बट रेयरली फर्टिलाइज देयर ओन एग्स, लेकिन जल्दी ये अपने एग्स को नहीं फर्टिलाइज करते हैं। ऐसे एक दूसरे से मिल करके यहाँ पे देखो, और एक दूसरे के एग को फर्टिलाइज कर देते हैं। जैसे हम क्या समझा रहे हैं कि बॉडी तो एक ही है, एक ही जगह पे मेल फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन पाया जाएगा, दोनों गैमीट बनाएंगे, गैमीट बना के ओवम कह सकते हैं, और स्पर्म दोनों मिलकर के जाइगोट बना लेंगे, एग बना लेंगे। लेकिन एग बनने के बाद एग्स को फर्टिलाइज करने का काम एक दूसरे से हेल्प भी हो सकती है, ठीक है। तो हर्माफ्रोडाइट होते हैं ज़्यादातर। अब देखें लोकोमोशन या मोबिलिटी या लोकोमोशन कैसे होता है। तो 2 मेजर ग्रुप्स ऑफ मसल्स दैट फंक्शन एज पार्ट ऑफ द हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन पे अंडरलाइन करके नोट कर लीजिएगा ये क्या है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो बॉडी में सीलोम होता है, जो बॉडी कैविटी होती है, तो उसके अंदर क्या होता है बेटा, पानी भरा होता है। यह पानी हेल्प करता है, जैसे पॉलीथीन में मैंने कहा वाटर फिल हो जाता है तो पॉलीथीन टाइट हो जाती है ना, टाइट होकर के वो कैसा रिएक्ट करता है, ऐसे जैसे स्ट्रॉन्ग फील होता है, पॉलीथीन को भी स्ट्रॉन्ग फील होता है। ऐसे ही इनके बॉडी में बाहर से स्केलेटन नहीं होता, बाहर से बहुत सॉफ्ट बॉडी है, अंदर से ये जो पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो यही क्या है,
हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन की तरह काम करता है, यही बॉडी को सपोर्ट देता है और लोकोमोशन में भी हेल्प करता है। ठीक है। लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल्स मूव बाय अल्टरनेटिंग कॉन्ट्रैक्शन। इसके अलावा इनके बॉडी में अंदर, जैसे मैंने कहा, ऊपर क्यूटिकल होता है, नीचे क्या होता है, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे मसल्स होता है, तो वहाँ पे सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल दोनों टाइप की मसल्स पाई जाती हैं जो कि हेल्प करती हैं इनकी चलने में। अर्थवर्म्स हैव हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सीटी दैट अलाउ देम टू इजिली ग्रिप अ सरफेस। अर्थवर्म्स के बॉडी पर कह सकते हैं कि ऐसे कुछ हेयर लाइक छोटे छोटे सीटी जैसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। अब ये जो फिगर है ये तो नेरिस का फिगर है, मरीन वाटर में पाया जाता है। ये पैरापोडिया इसका देख रहे हो आप यहाँ पे, जो पैर जैसा दिख रहा है, ये इसको पानी में तैरने में हेल्प करता है। ठीक है बेटा, तो कभी क्वेश्चन पूछे कि नेरिस कैसे तैरती है, एनिलिडा की एक एनिमल है, तो पैरापोडिया के हेल्प से। क्योंकि अर्थवर्म जो है वो लैंड पे रहता है, उसको तैरने की जरूरत नहीं है, तो वो सीटी की हेल्प से चलता है। काइटिनस स्ट्रक्चर होता है, काइटिन का बना हुआ होता है, हेयर लाइक दिखता है, छोटा छोटा नीचे पैर जैसा, तो वो क्या करता है, अर्थवर्म को चलने में हेल्प करता है। मैरीन वर्म्स हैव पैरापोडिया टू यूज देयर स्विमिंग एंड क्रॉलिंग। बता दिया मैंने कि जो मैरीन होता है, नेरिस मरीन वाटर में पाया जाता है, उसके पास पैरापोडिया है जो कि उसका तैरने में या चलने में मदद कर रहा है। अब लास्ट पॉइंट देख लेंगे, एग्जाम्पल अर्थवर्म, लीचेज, मैरीन वर्म्स में नेरिस और हेट्रोनेरिस। ठीक है, तो अर्थवर्म, लीचेज, नेरिस और हेट्रोनेरिस। अब जो भी कुछ छूटा होगा तो आप इसको देख लीजिएगा, फिर से क्वेश्चन कर लीजिएगा। अगर डेवलपमेंट की बात करें तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, ओविपेरस नेचर के होते हैं। ठीक है, और लगभग हमने सारे पॉइंट्स को कंप्लीट कर लिया है, कुछ भी नहीं बचा है। और नेक्स्ट फाइलम में हम लोग और भी अच्छे से इस चीज़ को रिवाइज करेंगे, फिर बहुत अच्छे तरीके से फाइलम आर्थ्रोपोडा को हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग रिवीजन करते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।